नमस्कार दोस्तों, द इंजीनियर्स क्लासेज अलवर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र सैनी आज से आपको पढ़ाऊंगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से अपन ने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? किसी वस्तु के अंदर स्थित वह काल्पनिक बिंदु जहां उसका संपूर्ण भार कार्य करता है, वेट कार्य करता है, उसे बोलते हैं सीजी। सपोज जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, इन ऑब्जेक्ट को जो अपन हाथ से पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हें बोलते हैं 3D ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशनल बॉडी। ठीक है, जैसे अभी ये मार्कर है बेटा, ये ठोस होते हैं समतल होते हैं? ठोस होते हैं भाई। अब जैसे मार्कर है, मैं इस मार्कर को इस पॉइंट से पकड़ा तो यह अपनी संतुलन अवस्था में नहीं है, यानी इधर से लटक गया। अब इसको इधर से पकड़ता हूं, फिर ये लटक गया। यानी किसी वस्तु के अंदर स्थित कोई तो ऐसा बिंदु होगा, कोई तो ऐसा काल्पनिक बिंदु होगा जहां से पकड़ने पर वह बिल्कुल संतुलन अवस्था में आ जाए, यानी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए, अर्थात डिस्टर्ब ना हो। उसी पॉइंट को कहा जाता है बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर? तो किसी वस्तु को उसके उस बिंदु से पकड़ो जहां से वो संतुलन अवस्था में आ जाए, उसे सीजी कहते हैं। सीजी जो होता है ये काम करता है बेटा तुम्हारे ठोस वस्तुओं पर, यानी 3 डायमेंशनल बॉडी पर जो लगता है उसे सीजी कहते हैं। अगला होता है सेंट्रोइड। परिभाषा बिल्कुल सेम है। किसी वस्तु के अंदर स्थित वह काल्पनिक बिंदु जहां उसका संपूर्ण भार नहीं क्या काम करेगा? क्षेत्रफल, उसे बोलेंगे सेंट्रोइड। अब सर ये क्या चीज हो गई, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। तो भाई आज पढ़ लो इसको। सेंट्रोइड को बोलते हैं केंद्रक। यानी कोई वस्तु, जैसे ये रहा भाई तुम्हारा ट्रायंगल यानी त्रिभुज, यानी कोई ट्रायंगल है, त्रिभुज है, और इस त्रिभुज के अंदर कोई तो ऐसा काल्पनिक बिंदु होगा जहां से इसको पकड़ेंगे तो संतुलन अवस्था में आ जाएगा। दोस्तों त्रिभुज जैसे मैंने बोर्ड पे बनाया है, इन्हें बोलते हैं 2 डायमेंशनल बॉडी, इन्हें बोलते हैं समतलीय आकृति। ठोस आकृति नहीं कहते, इन्हें बोलते हैं समतलीय आकृति। अब इन समतलीय आकृति को पकड़कर अपन बाहर नहीं ला सकते, यानी किसी समतल पर बनने वाली आकृतियां समतलीय आकृतियां कहलाती है, और समतलीय आकृतियों पर लगता है सेंट्रोइड, और ठोस आकृतियों पर लगता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर? जैसे किसी का एरिया है बेटा, ये त्रिभुज है। अब आप कहोगे त्रिभुज का सीजी कहां है सर? तो भाई त्रिभुज के तीनों भुजाओं को काट लो, जहां पर ये मिलेगी वहां पर आ गया इसका सीजी, यानी ये इसका सीजी है। अब इस सीजी के अपन बेस से डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे, नीचे से आधार से जब इसके डिस्टेंस को मापेंगे तो सीजी आता है h/3। तो भाई ये जो ट्रायंगल होता है, त्रिभुज होता है, उसकी सीजी होती है h/3। अब इसी तरह से ये कोई ऑब्जेक्ट है आपका। अब आप कहोगे कि सर ये ठोस आकृति है, समतलीय आकृति है? भाई समतलीय आकृति है, जिसका क्षेत्रफल निकलेगा, जिसका द्रव्यमान होता है, उसे समतलीय आकृति कहते हैं। इसका सीजी कहां होगा? ये पूरी की पूरी है तुम्हारी d/2, d, और सीजी बीचों बीच है तो कितने पर होगा? d/2 पर। तो इस तरह से इनका सीजी अपन कैलकुलेट कर लेंगे, वो मैं भी आपको आगे बताता हूं। तो आपको तो भाई सेंट्रोइड और सीजी की जो डेफिनेशन है वो याद रखना है। एग्जाम में कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि सीजी क्या होता है और सेंट्रोइड क्या होता है। 2 नंबर की यदि परिभाषा पूछे तो सीजी में, सेंट्रोइड में सेंट्रोइड की परिभाषा लिखना, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लिखना। ठीक है? उसके अलावा न्यूमेरिकल्स के अंदर कभी भी वो सेंट्रोइड और सीजी शब्द का प्रयोग नहीं करता। कुछ किताबों वाले कहते हैं कि सेंट्रोइड और सीजी दोनों एक ही होते हैं, तो भाई इनको एक ही मान के करना है। यदि आपको सेंट्रोइड दे दे तो भी सीजी निकलेगा, सीजी दे दे तो भी सेंट्रोइड निकलेगा, क्योंकि दोनों का निकालने का तरीका सेम होता है। ठीक है? मैंने आपसे सीधा सा कंसेप्ट कहा, किसी वस्तु के अंदर स्थित वह काल्पनिक बिंदु जहां से उसे पकड़े तो वह संतुलन अवस्था में आ जाए तो उसे सीजी कहते हैं। जैसे मनुष्य है, मनुष्य को उसकी नाभि से पकड़कर लटका दो, वह संतुलन अवस्था में आ जाएगा, वही उसका क्या है? सीजी है। तराजू है, तराजू को हाथ वाला जो तराजू होता है उसको बिल्कुल उसके बीच में से पकड़ो, वो बिल्कुल संतुलन अवस्था में आ जाएगा, वही उसका क्या है? सीजी है। समझ गए भाई? यहां से आगे अब ये सीजी जो है, इनके कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, उनके बारे में बता देता हूं। तो सीजी और सेंट्रोइड आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब अपन पढ़ते हैं आगे। सेंट्रोइड या सीजी निकालने के लिए आपको 2 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। ठीक है? क्या है? देखो, एक होता है x बार, a1x1 प्लस a2x2, जो भी आगे आते जाए लिख देना भाई, अपॉन में a1 प्लस a2।
सेकंड फॉर्मूला होता है y बार का, a1 y1 प्लस a2 y2, जो भी आगे आए y3 जो भी लिख देना, a1 प्लस a2 इस तरह से। यानी इसका मतलब है a1 y1 a2 y2 a3 y3 a4 y4 जितनी आकृतियां हैं उतना कर देना। दोस्तों ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर है, इसको यदि अपन थ्योरेटिकल रूप से समझें तो इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। मैं केवल इसमें इतना बता सकता हूं कि वस्तु के अंदर स्थित काल्पनिक बिंदु जहां उसका टोटल वेट काम करेगा सीजी कहलाता है। इसके बाद में अपन किसी न्यूमेरिकल की सहायता से इसे समझते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। क्लियर है? जैसे कि आपको एक आकृति दी गई है, ये कोई सेक्शन है जिसे टी सेक्शन का नाम दिया जाता है। फाइंड द सीजी ऑफ ए 100 mm इंटू 150 mm इंटू 30 mm टी सेक्शन। 100 mm, 150 mm तथा 30 mm का कोई टी सेक्शन दिया गया है और इस टी सेक्शन की आपको ज्ञात करनी है सीजी, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले किस तरह से ज्ञात करते हैं? कोई भी आकृति जिस अक्ष के सापेक्ष दो बराबर भागों में बंटती है, ध्यान से सुनना, कोई भी आकृति जिस अक्ष के सापेक्ष दो बराबर भागों में बढ़ती है उसी अक्ष के सापेक्ष उसका सीजी ज्ञात किया जाता है। जैसे ये आकृति है अपनी, इस आकृति को यदि मैं यहां से काटूं तो ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा है और नीचे वाला कम है, यानी दो बराबर भागों में नहीं बट रही। यदि इस आकृति को मैं इस अक्ष से काटता हूं बीचों बीच से, तो जैसे ही इसे बीचों बीच से काटता हूं आधा हिस्सा उधर और आधा हिस्सा इधर, यानी y अक्ष से काटने पर यह आकृति दो बराबर भागों में बट जाती है। ठीक है, तो देखो भाई, तो यहां पर जो अपना टी सेक्शन है इस तरह का, y अक्ष के सापेक्ष दो बराबर भागों में बट रही है, तो दोस्तों सीधा सा है इसका निकलेगा y बार यानी a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन में a1 प्लस a2। ठीक है भाई, यानी कोई भी आकृति जिस अक्ष के सापेक्ष दो बराबर भागों में बटती है उसी अक्ष के सापेक्ष उसका सीजी ज्ञात होता है। सीजी अर्थात यह आकृति y अक्ष पर कोई ना कोई ऐसा बिंदु है जहां से पकड़ेंगे तो वह संतुलन अवस्था में आ जाएगी। अपन को उसी पॉइंट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो भाई, जैसे पहली आकृति है इसको नाम दे देते हैं बेटा फर्स्ट आकृति, इसको नाम दे देते हैं सेकंड आकृति। ये है 30 और ये है अपना 100 और यहां से यहां तक ये टोटल लंबाई है तुम्हारी 150 में से 30 हटाया तो ये बच गया यहां से यहां तक का 120 और ये कितना है, ये है 30। ठीक है, पहली आकृति लेते हैं अपन, आकृति 1 में पहली आकृति में क्या है, तो सबसे पहले निकलता है इसका एरिया। दोस्तों सीजी के सभी क्वेश्चनों का फिक्स कंसेप्ट है, फिक्स तरीका है, यही तरीका फॉलो होता है। A1 होता है लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि ये देखो ये जो पहली आकृति है कैसी है, आयताकार, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है भाई, A1 यानी एरिया पहली आकृति का, तो पहली आकृति की लंबाई है अपनी 100, चौड़ाई कितनी है 30, तो A1 निकल के आ गया आपका 3000 mm का स्क्वायर। क्लियर है? सेकंड जो है वो निकालते हैं अपन y1। दोस्तों आप लोगों ने स्कूल में ग्राफ पढ़ा होगा, ग्राफ में इस तरह से पढ़ते हैं y और इस तरह से होता है x, यानी y की जो दूरी है यहां पर 0 होता है, यहां 1 होता है, यहां 2 होता है, यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 5 है, यानी y की जो डिस्टेंस है वो कौन से अक्ष से मेजर करते हैं, x अक्ष से, यानी x अक्ष से ऊपर बढ़ने पर y का मान बढ़ता जाता है। तो अपन को कैलकुलेट करना है यहां पर y, तो y1 का यानी पहली आकृति के केंद्र से लेकर x अक्ष तक की दूरी, यही तो होता है, जैसे 5 क्या है, यहां से लेकर x अक्ष तक की दूरी, तो पहली आकृति के सेंटर से लेकर नीचे तक की जो दूरी है वो ज्ञात करनी है। सपोज करो 30 है, 30 का सेंटर कितने पर आएगा, 15 पर, यानी 30 का सेंटर उसके आधे पर आता है, प्लस में ये नीचे वाला जुड़ जाएगा 120। यदि मैं इसमें करता हूं 15 प्लस 120
तो ये आ गया y1 बराबर 135 mm। क्लियर है। अब आ गई आकृति फर्स्ट, इसके बाद में लेते हैं आकृति 2 में। दूसरी आकृति का एरिया निकालो भाई। दूसरी आकृति तुम्हारी इस तरह की है, ये भी कैसी है, आयताकार, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहां पर निकला आपका 12 दूनी 24, 12 तिया 3600 mm का स्क्वायर। अब निकालते हैं अपन y2। y2 क्या है, y की दूरी किस अक्ष से कैलकुलेट करेंगे, x अक्ष से। x अक्ष से ऊपर जाने पर y का मान बढ़ता है, तो y2 का मतलब है दूसरी आकृति के केंद्र से लेकर नीचे तक की दूरी। ठीक है, टोटल कितना है 120। 120 का सेंटर कहां पर आता है, आधे पर, तो ये कितना आ गया 60 mm। क्लियर दोस्तों। अब अपना जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। y बार a1 कितना है 3000, y2 कितना है, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं हम। y बार बराबर a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन में a1 प्लस a2। तो y बार a1 कितना है बेटा 3000, y1 कितना है 135 प्लस a2 कितना है 3600 और y2 कितना है 60 अपॉन में a1 3000 a2 3600। इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास तो कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेट कर लेना। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो ये क्या आता है भाई, यदि 135 को 3000 से गुणा करते हैं, 135 को कितने से गुणा करते हैं 3000 से, तो ये आता है, ये वाली वैल्यू आती है 40500 40500 प्लस 36,000 को जब मल्टीप्लाई करते हैं, 3600 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे 60 से, तो 216,000। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में 3000 3000 6000 6600 आ गया। इन दोनों को जब अपन जोड़ेंगे, आप तो कैलकुलेटर से एक साथ कर लेना भाई, 405 00 ये आया तुम्हारा y बार 621,000 अपॉन में 6600 डिवाइडेड बाय, तो ये लगभग आएगा आपका y बार 94.09, यानी मैं मान लेता हूं y बार का मतलब मान है 94 mm। इसका मतलब दोस्तों क्या है, इसका मतलब यह है कि नीचे से, क्योंकि y बार कहां से, y अक्ष कहां, x अक्ष से, तो इस x अक्ष से यदि हम ऊपर की ओर जाते हैं तो 94 mm पर इसको पकड़ने पर, ये टोटल कितना है 150, तो 150 लगभग यहां से इसको पकड़ेंगे 94 mm से, और इसको पकड़ के रखते हैं तो ये बिल्कुल संतुलन अवस्था में आता है। यानी इसका CG 94 mm पर है, कहां से, बेस से, नीचे से। क्लियर, क्योंकि सारी दूरियां अपन ने कहां से ज्ञात की, नीचे से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अधिक वीडियोस के लिए एंड अपने कोर्स को रेगुलर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।